दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ है। गुज़श्ता कई दिनों से मतलब कुछ वीडियोस जो आपने देखी उसमें हम टूरिज़म के हवाले से बातचीत करते हैं। तो आज हमारी खुशबख्ती है कि करीम अमान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान हुज्जा से है। तो हम ज़रा ये टूरिज़म को ही लेके कुछ जो वाक़यात भी हुए उनको भी डिस्कस करेंगे। बाकी एक जो हेल्दी टूरिज़म या बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच करीम भाई, आपने वक्त दिया है। थैंक यू अली। आप जो है ना बहुत अच्छा काम करते हैं। यूट्यूब पे मैं आपके वीडियोस देखता हूँ तो अच्छा लगा और ये टॉपिक भी मेरे दिल के भी करीब है। मेरे ख्याल से सबसे पहले हम उसी बात से आगाज़ करेंगे कि सोशल मीडिया पे आजकल शोर बरपा जो है सब जो बातचीत कर रहे हैं, कुछ टिकटॉकर्स आए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर स्कर्दू एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा शोर होगा किया। उसके बाद एक चेरी के बाग में घुस गए, वहाँ पे टहनियाँ और डाल और शाखें तोड़ी, जिस पर लोगों ने बड़ा रिएक्शन किया हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जानिब से। और एक जो लफ्ज़ मुझे अक्सर कमेंट्स में पढ़ने को मिला, मुझे भी मैसेजेस आ गए, ये पंजाबी होते ही ऐसे। तो आप क्या समझते, क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ़ कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आते हैं और वो कोई भी फ़र्द आता है तो वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। हर बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमें इस चीज़ को जहन स्टीरियोटाइपिंग पहली बात नहीं करनी चाहिए। इसे अलाकायत की बातें, ये तमाम चीज़ें ये नेगेटिव चीज़ है। ये इन द एंड ऑफ द डे फिर हमें ही बाइट बैक करेंगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अगर आप देखें पाकिस्तान के हर शहर में हैं, हम हर इलाके के अंदर हैं, हमें हर जगह मोहब्बत मिली है, लोगों से प्यार मिला है, खुलूस मिला है। हमें कभी गिलगित बल्तिस्तान के होने की वजह से इन शहरों में कभी नाखुशगवार वाक़यात का या वायलेंस का या डिस्क्रिमिनेशन का एटलीस्ट मुझे सामना करना नहीं पड़ा है, जिसके लिए हम इन तमाम लोगों के दोस्तों के मशकूर हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात जो आप भी इससे एग्री करेंगे कि कुछ लोग आते हैं तो वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें इस चीज़ को इस अंदाज से भी देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग फ्लैट्स के अंदर, छोटी छोटी तंग गलियों के अंदर उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है, वो अचानक इस तरह के खुले माहौल में पहुंच जाते हैं तो शायद थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। भाई कोई भी फ़र्द है, उसने कोई खुला मैदान, पहाड़, बादल देखे नहीं है। एक अक्सर देखिए हकीकत भी एक तल्ख हकीकत है कि शहरों में ज़िंदगी एक कमरे की हद तक महदूद हो जाती है। बिल्कुल। या हद से हद किसी पार्क में चले गए हफ्ते में एक आध बार, तो वो लोग किसी ऐसे इलाके में जाते हैं तो आपकी बात को मैं एग्री करूँगा कि ओवर एक्साइटमेंट होती है और उसको जो टूरिस्ट वाले या जो कंपनी या जो एजेंसी उनको लेके जाती है उनको ये चीज़ें पहले उनको सिखाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर हमारे लोग शिकायत करते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं जिनके पास कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, तो बग़ैर पूछे जहाँ कोई नज़र आया तस्वीर वीडियोग्राफी शुरू की। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए ये भी एक पेचीदा मौजू है कि कंसेंट जो है ना, मैं तो हर लेवल पे कंसेंट की अहमियत से वाकिफ़ हूँ। इवन आपके अपने घर के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की भी तस्वीरें आप लगाते हुए कंसेंट का ख्याल रखें। अपने दोस्तों का, हम फेसबुक के ऊपर भी तस्वीरें लगा देते हैं। छोटे बच्चों के लिए माँ बाप का कंसेंट और बड़े लोगों के लिए जो है ना वो उस फ़र्द का कंसेंट जो है वो ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये ओवरऑल एक तरबियत का हिस्सा है। इस पे जब हम बातचीत करेंगे तो होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे करिकुलम्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं या स्विक लिटरेसी कहते हैं, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। पिछले दिनों एक टीवी प्रोग्राम में कराची में एक बंदे से पूछा ये स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसने सर कुछ आके कहा ये गालिबन कहीं हसन स्क्वायर के पास है। स्विक सेंटर का तो एक स्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने एक माशरे के अंदर लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे बेसिक करिकुलम्स में नहीं पढ़ाते हैं, तो ये वक्त लगेगा। लेकिन इस पे हमें एक गुजारिश मेरी ये होगी कि अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके जवाब में कैसा रवैया रखते हैं। क्या हमें वायलेंस की तरफ जाना चाहिए, क्या हमें कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाहिए, या एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। मैं हमेशा वायलेंस और कन्फ्रंटेशन के हक़ में नहीं रहा हूँ। ये ख़ुद हमें नुकसान पहुँचाएगा, हमारे टूरिज़म इंडस्ट्री को जो है ना वो हिट करेगा। इस वक्त कोरोना की वजह से वैसे भी कारोबार डाउन है, तो ये जो वहाँ लोग आते हैं वो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, उनको नरमी से और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्राइवर्स भी समझा सकते हैं, होटल के वेटर्स भी समझा सकते हैं, टूर गाइड्स भी इनको समझा सकते हैं कि हर इलाके की कुछ
सर्टेन कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, तो टूरिस्ट को उन नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए। तो हम में से जितनी उनकी ज़िम्मेदारी है, फिर हमारे अपने लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम शऊर पैदा करें टूरिस्ट के अंदर भी। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा, देखिए अक्सर अभी पिछले साल भी एक ट्रेंड चला था, लोगों ने कहा कि बायकॉट मरी, क्योंकि मरी में जो लोग हैं, होटल मालकान हैं या जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जुड़े बहुत सारे जो लोग हैं, सयाहत से जुड़े, उनका रवैया टूरिस्ट की जानिब अच्छा नहीं था या मुनासिब नहीं था। लोगों ने बायकॉट करना और रेट्स वगैरह की जो बात चली थी, तो उसमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट का भी किरदार होता है। बिल्कुल टूरिस्ट का किरदार होता है। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आएंगे आपके पास, हर बंदा नहीं आएगा। कुछ पढ़े लिखे लोग भी आपके पास आएंगे, कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, और कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी होती हैं। कुछ कल्चर्स में ऊंची आवाज़ में तू तड़ाक से बात करना जो है ना, वो नॉर्मल बुरा नहीं समझा जाता। और जब भी कोई बंदा मुझे तू कह के मुखातिब करता है तो थोड़ी सी मुझे उलझन होती है। बट देन सडनली आई रियलाइज़ कि मैं भी ये उस कल्चर का जो है ना वो नॉर्म है, उसके अंदर इस चीज़ को इस तरह प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब ये है ना कि हम क्या करें जब इस तरह का सिचुएशन हो। क्या मारें, क्या बदतमीज़ी करें हम भी? व्हाट आर आवर ऑप्शंस? आवर ऑप्शंस आर एजुकेशन, आवर ऑप्शंस आर कंटिन्यूसली बताना। लेकिन ये एजुकेट कौन करेगा? क्वेश्चन ये। तो वो एजुकेशन की ज़िम्मेदारी, फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले टूर ऑपरेटर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो आगाह करें, ठीक है। दूसरा, आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्लॉग के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, उनका काम है कि वो इन चीज़ों पे बात करें, कारपेट के नीचे ना डाल दें। ये एक रियलिटी है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बताने की ज़रूरत है कि आप किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, आपको उस इलाके की वैल्यूज़, उस इलाके का कल्चर, उस इलाके की ज़बान, उस इलाके की जो लोग मजहबी प्रैक्टिसेस करते हैं, सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उन चीज़ों का आप ख्याल रखना। ये बताना टिकटॉकर्स का, आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स का काम है। फिर तीसरा लेवल वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर किसी होटल में कोई बंदे आते हैं तो 2-3 चीज़ें उनको बताया जा सकता है कि आप लोकल कल्चर का एहतराम करें, रात के वक्त आप आबादियों का जो है ना वो रुख ना करें। यहाँ पे बहुत मायूब समझा जाता है किसी की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर निकालना। आप अगर कोई जनरसली आपको कहीं बाग में कोई फ्रूट नज़र आता है तो एटलीस्ट मालिक से पूछना, पूछ के उस और कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक टूर ऑपरेटर्स, होटल के मैनेजर्स, ये लोग जाके बात कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वायलेंस से हमें अच्छा, अगर इनको हमें कहें, हम अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, उनको अगर हम बताना चाहें कि भाई सयाहत क्या है, व्हाट इज़ टूरिज़्म? टूरिज़्म जो है ना, मेरे ख्याल में टूरिज़्म को मैं 2-3 लेवल पे तकसीम करता हूँ। एक जो है ना टूरिज़्म का एक लैंडस्केप टूरिज़्म है, ठीक है, जिसके अंदर लोग उन खूबसूरत इलाक़ों में दिलचस्पी रखते हैं, कुदरती मनाजिर में दिलचस्पी रखते हैं। वो अपनी मामूलात की ज़िंदगी से हट के शहर की उस 1-2 फ्लैट के कमरों से निकल कर, 2 कमरों के फ्लैट से निकल कर एक वसी दुनिया में फ़ितरत को, नेचर को एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते, साइट सीइंग करना चाह रहे होते। एक टूरिज़्म का ये हिस्सा है जहाँ बुनियादी मकसद सुकून होता है, रिलैक्सेशन होता है। दूसरे टूरिज़्म का हिस्सा कल्चरल टूरिज़्म है। कुछ लोग साइट सीइंग से ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लोगों के बूदोबाश में, उनके खुराक के बारे में समझने में उनकी दिलचस्पी होती है, तारीख़ के हवाले से होती है, साइट सीइंग के हवाले से होती है। तो एक कल्चर का डायमेंशन होता है, ये एक है। तीसरा टूरिज़्म जो है ना, जिसको हम रिलीजियस टूरिज़्म भी कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उस रिलीजियस टूरिज़्म के अंदर तारीख़ी मजहबी मकामात होते हैं जहाँ पे लोग जाके उन मजहबी मकामात की ज़ियारत करना चाह रहे होते हैं, तो वो भी आपके टूरिस्ट के तौर पे आपके इलाके के अंदर आते हैं। और चौथा डायमेंशन फिर लग्जरी होती है, जो यूजुअली ज़्यादातर लोग लग्जरियस लाइफ, चिल एंड पार्टी के मूड में होते हैं, तो वो भी फिर ऐसे मकामात की तरफ भी जो है ना वो रुख करते हैं, लेजर के लिए जो है ना वो जाते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमें एक पैकेज की तरफ जाने की ज़रूरत है कि जिसमें हम हर सेगमेंट के लिए टूरिज़्म को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। हाँ, ये वैसे बड़ी अहम बात है। अब देखें कि हमारे जितने भी मैंने लोगों को देखा है, और वो तो 3 जगह हैं, भागते हुए वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके सेल्फी ली, वापस आ गए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपलोड कर दिया, कहते हैं यार हमने टूर मारा। बट इसमें कई जो चीज़ें ऐसी हैं, उसके लिए मैं एक और बात बताऊं, जितने भी लोग, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, भाई कोई भी टूर ऑपरेटर या कोई एजेंसी आपको लेके जाती है, उन पे भरोसा ना करें। देखिए, उनका कारोबार है,
वो सस्ते से सस्ता टूर आपको कराएगा, आपसे पैसा ले लेगा, वो पैसा कम खर्च करेगा। वो यही चाहेगा कि भाई कम से कम पैसा खर्च हो, चंद जो मशहूर जगहें हैं वो आपको दिखाएं। लेकिन आप कम अज़ कम सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं तहकीक ज़रूर करें। अगर आपने गोजाल जाना है, हुंज़ा जाना है, तो हुंज़ा सिर्फ करीमाबाद नहीं है, आपके पास अपर हुंज़ा है, गोजाल है, वहाँ पे कई खूबसूरत वादियाँ हैं तारीख़ी अहमियत के बिल्कुल सही। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ख्याल है करीम भाई कुछ मकामात हैं, हमारे कुछ लोग हैं मखसूस जगहों पे जाते हैं। वो गए अस्करदू रोड की वजह से कम लोग जाते हैं, भागते हुए हुंज़ा जाएंगे, खुंजराब टॉप जाएंगे, वापस आएंगे। उसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ टूरिस्ट को जाना चाहिए? देखिए, मैं हुंज़ा इस वक्त एक ब्रांड है, ठीक है। जब ब्रांड होता है तो लोग ब्रांड की तरफ मुतवज्जा होते हैं और वो उसको हमें दूसरे इलाकों के लोग इसको अपने स्ट्रेंथ के तौर पे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हुंज़ा जाएगा तो टूरिस्ट के पास अगर इंफॉर्मेशन होगी तो 2 घंटे के फासले पे जो है ना वो नलतर का वैली भी है, नलतर बिल्कुल ठीक है, तो वो वहाँ भी जाएगा, ठीक है। 2 घंटे के फासले पे आपका घाकूच या शेर किला भी आता है, गज़र भी आता है 3 घंटे के फासले पे, तो वो वहाँ भी जो है ना जाएगा। असल मामला मुझे लगता है वो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का है, एक्सपोजर का है। मैं इस चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के इनॉर्मस पोटेंशियल है, हम सब ग्रो कर सकते हैं नेकनियती के साथ। बिल्कुल, हमें एक दूसरे के साथ कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक ब्रांड बना है, उस ब्रांड को इस्तेमाल करते हुए क्या हम दूसरी जगहों पे टूरिज़्म को फ़रोग़ दे सकते हैं। मैंने एक नेगेटिव ट्रेंड ये भी देखा है कि ट्रेंड चलता है कि हुंज़ा के टूरिज़्म को जो है ना डिस्करेज किया जाए। क्या हुंज़ा के टूरिज़्म को डिस्करेज किए बग़ैर दूसरे इलाक़ों के लिए जो है ना टूरिज़्म अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं? और उसमें फिर हुंज़ा के होटल मालिकान का भी, वहाँ के ड्राइवर्स का भी किरदार है कि टूरिस्ट को बता दें कि आपने ये इलाके देख लिए, आप जो है ना फ़लाना जगह जाके उन इलाकों का भी विज़िट करेंगे तो यू विल थॉरली इंजॉय। उससे होगा क्या कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दूसरे ब्रांड्स भी जो है ना वो मंजर पे आएंगे। जब एक बंदा गज़र आएगा, गज़र में कोई ब्रांड होगा तो अल्टीमेटली उसकी ख्वाहिश होगी मैं हुंज़ा भी जाऊँ। इसी तरह हुंज़ा में कोई बंदा हो और वो ब्रांड्स हम डेवलप करें तो उसकी ख्वाहिश होगी कि हुंज़ा का टूर विज़िट करके वो फिर उस इलाके की तरफ भी जाएँ। तो हम मिल के एक कोऑपरेशन के अंदाज में हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल यही बात है ना। अब देखें, हम तारीख़ी तौर पर जो आपने रिलीजियस टूरिज़म की बात की, अगर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें तो अस्करदू बल्तिस्तान का जो रीजन है रिच बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, आपको बुद्ध मत से लेके अब तक क्रिश्चियंस की भी कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। बिल्कुल, तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप वहाँ पे जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन उसमें भी है कि आप अगर तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं तो आप वहाँ जाएं, जाने के बाद उन चीज़ों को देखें और फिर वहाँ पे भी जाके आपने कढ़ाई ही खानी है तो ना जाओ यार। बिल्कुल। अगर आपने कढ़ाई खानी है तो कराची वाले अलासिफ पे खाए, रावलपिंडी वाले इस्लामाबाद खाए, लाहौर वाले अनारकली में जाके खाए। एग्जैक्टली। इसको मैं अली, मेरे ख्याल में इसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर काम करने की शायद ज़रूरत होगी कि आगाही टूर ऑपरेटर्स के अंदर भी क्रिएट करना, होटल मालिकान के अंदर भी, कि सिर्फ हमने क्या किया पता है, सिर्फ साइट सीइंग तक टूरिज़्म को महदूद किया, ठीक है। और उसमें मुमकिन है कि तस्वीरों में तो आपको वो साइट्स बहुत अच्छी लगती होंगी, वहाँ जाके पता चला कि जो है ना यार मौसम चेंज हो गया था, बादल थे, तो आपकी तस्वीर अच्छी नहीं आई तो आप मायूस हो जाएंगे। तो इस वजह से सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए आपको ज़रूरी होगा कि मल्टीपल डायमेंशन को लिंक करना होगा, पैकेजेस देने होंगे कि आप रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ जा सकते हैं, कल्चरल टूरिज़्म में ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, साइट सीइंग में आप बियॉन्ड हुंज़ा करीमाबाद ये इलाके हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हुआ ये कि जो मेन मरकज़ी टूरिस्ट पॉइंट्स थे वहाँ पे सिचुएशन आ गई है, वहाँ तामीरात बहुत ज़्यादा हो गई और बाज़ औक़ात लोग वहाँ जाके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और उससे फिर होता ही है कि अगली दफ़ा वो अपने दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं कि यार वहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद होटल मालिकान भी, दुकानदार भी लोगों को बताएं कि लोग शॉपिंग आप यहाँ करें और साइट सीइंग के लिए ये इर्द गिर्द के 4-5 बड़े जगह हैं। तो जब इस तरह की आप एक अप्रोच आपका होगा तो इलाका डेवलप करेगा तो अल्टीमेटली छोटे छोटे इलाके खुद ब खुद जो है ना वो डेवलप हो जाएंगे। तो ये हमें एक पैकेज टूरिज़्म को देना होगा। मसलन फूड का पूरा इलाका जो है डायमेंशन, फूड स्ट्रीट कहीं भी नहीं गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। आप एक फूड स्ट्रीट बना दीजिए,
उस फूड स्ट्रीट के अंदर आप शाम को कल्चरल एक्टिविटी भी रखें, उसके अंदर मौसीकी का प्रोग्राम भी तरकीब दें, उसके अंदर फिर जो है ना दस्तकारी और दूसरी चीज़ें, इससे देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, आर्टिशंस जो है ना वो आर्टिस्ट जो है वो इंगेज होंगे, खुराक फ़रोख्त करने वाले इंगेज होंगे, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आप पैकेज के अंदर कर सकते हो। बिल्कुल। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल से इसमें एक अहम किरदार है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बिल्कुल। सबसे पहले टूर गाइड जितने भी हैं, टूर ऑपरेटर्स जितने भी हैं, उनको गाइड करें, और कुछ जो आपने बात की कुछ पैकेजेस बनाए कि भाई आपने अगर झीलें देखनी है तो आप गजर चले जाएं, अगर आपने पहाड़ या फिर बर्फ़बारी देखनी है तो उन जगहों पे जाएं, ग्रीनरी देखनी है तो आप नलतर चले जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो और जितने भी देखने वाले हैं, मैं आपसे भी यही कहूँगा, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं या कहीं पे भी आप सवात या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, गिलगित बल्तिस्तान में आप कहीं भी जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप खुद एक स्टडी करें। आप सिर्फ अगर फेसबुक पे जाके लोगों के कमेंट्स देख के आप कहीं जाते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो ये बेवकूफ़ी ना कीजिए, आप जाएं, और कहीं भी जाते हैं तो कुछ अखलाकियात होती हैं, उनका आपने यकीनी तौर पर मुजाहिरा करना है। वहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आप एक तासुर छोड़ के आएँ कि भाई लोग बाद में कहें कि यार एक ऐसा बंदा आया था, मज़ा आया उससे बात करके, गुफ्तगू करके। वहाँ लोकल लोगों से मिले, लोकल वहाँ की जो डिशेस हैं वो खाएं, फिर आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों तक बता सकते हैं। और दूसरी टूरिस्ट से मेरी गुजारिश है कि ये भी होगी कि देखिए आपको आपके टूर के अंदर कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे और आपके कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, ठीक है। इन द एंड ऑफ द डे इंसानों को फॉरगिव करना सीखें, ज़िंदगी के पॉजिटिव डायमेंशंस को अप्रिशिएट करना सीखें। किसी भी इलाके के बारे में ब्लंटली कमेंट मत दे कि फ़लाना जगह गया था तो वो तो ये है, फ़लाने बिस्तान है। उससे आपने तो एक कमेंट दिया, लेकिन आपकी कमेंट की वजह से पूरी जो एक इकोनॉमिक चेन है, इकोनॉमिक सर्कल है, वो डिसरप्ट हो जाती है। बिल्कुल। वो डिसरप्शन फिर कई ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का सवाल होता है। भी वही ना, अभी पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से, अल्तित फोर्ट का जो फ़ी होती है उस पर लोगों ने सवाल उठाया कि भाई यहाँ पे 200 रुपये क्यों लिया जा रहा है, अंदर क्या है। सो देखें, अगर आप अल्तित फोर्ट जाते हैं तो एक तारीख़ी किला है, वहाँ उस किले में सिर्फ एक बंदा नहीं है, उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उसके मेंटेनेंस को मेंटेन करने वाले लोग हैं, उन सब की रोजी रोटी उसी के साथ जुड़ी हुई होती है। नहीं, उसके अलावा एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है ना, वो कौन मैनेज करेगा। जब देखें हुंजा, गज़ेर, गिलगित, चित्राल, वहाँ की मुकामी छोटी छोटी आबादियाँ हैं, वहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम उन चंद लोगों को जहन में रख के तश्कील दिया गया है। जब आप उन आबादियों के ऊपर अचानक जो है ना 10 लाख 15 लाख लोगों का सालाना उसके ऊपर आप इजाफा करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम होता है वो ओवरबर्डन होता है। उसको भी तो मैनेज करने के लिए यू नीड मनी, ठीक है। और उस मनी के अंदर जो है ना सिर्फ लोगों की तनख्वाहें नहीं होती, उस पूरी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को, इलाके की सड़कों को, उन तमाम चीज़ों के लिए एक पैसे की ज़रूरत होती है। टैक्स वगैरह तो हम कोई लेते हैं जो है ना, फॉर्मल कोई टूरिज़्म टैक्सेशन तो हम अदा करके तो उन इलाकों की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जहाँ माइनर फ़ी होता है, माइनर टिकटिंग होती है, उन चीज़ों में हमें मेरे ख्याल में बड़ा दिल रख के जो है ना इन चीज़ों की तरफ करना चाहिए। और छोटा मोटा वाक़या होता है तो उसको आप मुकामी इंतज़ामिया के साथ, होटल के साथ, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ के साथ मिल के उनको सोल्व करने की कोशिश करें। उसको अननेसेसरी जब आप एक प्रोजेक्शन देते हैं, सनसनी क्रिएट करते हैं, उससे जो है ना फिर होता ये कि पूरे इलाके की टूरिज़्म डिस्टर्ब होती है। जब पूरे इलाके की टूरिज़्म डिस्टर्ब होती है तो फिर मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर आता है। ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सही। अच्छा, एक और टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ और बातें हम करेंगे, माहौलियात। देखिए, माहौलियात को हमने अक्सर देखा है, हमारे एक दोस्त ने पिछली मरतबा बड़ी खूबसूरत बात कही कि यार हमारे टूरिस्ट ने तो दुनिया की छत को भी गंदा कर दिया। मैंने कहा यार क्या मतलब, कहने लगे आप देवसाई पे जाके देखें जिसको दुनिया का छत कहा जाता है, आपको हर तरह का रैपर मिलेगा, हर तरह की बोतलें मिलेंगी खाली प्लास्टिक की। सो इसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, उससे बचा कैसे जा सकता है? मेरी एक गुजारिश ये होगी कि हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम कस्टोडियन हैं। अल्लाह ने हमें खलीफा कहा है। खलीफा का मतलब कस्टोडियन, जो ख्याल रखता है। इस हवा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको गंदा करने का अख्तियार हमारे पास नहीं है। पानी अल्लाह की अमानत है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गंदा करने का हम उसके मालिक नहीं है कि हम जो जी में आए उसके साथ करें।
माहौल का ख्याल रखना बहैसियत इंसान, बहैसियत खलीफा के ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेहरबानी करके 3-4 छोटे छोटे काम कीजिएगा, मेरा आपके लिए पैगाम है। बिल्कुल। पहला ये कि ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, आप मेहरबानी करके जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको एक थैले में डाल के किसी डस्टबिन के अंदर अपनी गाड़ी में वापस ला के इसको वेस्ट को प्रॉपरली जो है ना मैनेज करें। आप अगर कहीं जाते हैं, आप इमेजिन करें कि 10 लाख सयाह अगर साल में व्यवसाय गए और वो 10 लाख प्लास्टिक के थैले या चिप्स के रैपर्स वहाँ पे फेंक दे, 2 साल के अंदर 2 मिलियन जो है ना वो रैपर्स जमा हो जाएंगे। 10 साल के अंदर जो है ना वो सारा व्यवसाय गार्बेज के अंदर छुप जाएगा। बिल्कुल। और ये प्लास्टिक जो है ना वो डिस्पोज ऑफ आसानी से इसको नहीं किया जा सकता है, नहीं होता, इसमें वक्त लगता है, पहली बात। दूसरी बात, पानी को गंदा ना करें, ठीक है। पानी को गंदा करते हैं तो वहाँ वाटर मैनेजमेंट एंड फिल्ट्रेशन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम्स नहीं है। आप अपनी गंदगी जो है ना दरिया के अंदर, नदी नालों के अंदर, चैनल्स के अंदर अपनी गंदगी फेंक देते हैं, तो आगे जाके 10 किलोमीटर के फासले पे वही पानी बच्चे पी रहे होते, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके आप पानी का ख्याल रखें। अच्छा, तीसरी बात, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली को आप मोहतात तरीक़े से इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें माहौल को बिगाड़ने का बाइस बनती हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि जो है ना आप जिस गाड़ी में सफ़र करते हैं उस गाड़ी का इंजन, उन तमाम चीज़ों को ठीक करवा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात गाड़ियाँ जो है ना उसका जो धुआं है, आप 10 लाख गाड़ियाँ अगर गिलगित बल्तिस्तान में एक दिन में सड़कों पे होती हैं तो आप इमेजिन करें कितना कार्बन ओमिशन जो है ना, वहाँ फैक्ट्रियाँ तो हैं नहीं, कार्बन ओमिशन का जो मेन सोर्स हो सकता है वो गाड़ियों का धुआं हो सकता है। तो आपकी गाड़ियों की मेंटेनेंस, उसकी फिटनेस, धुआं दे रही हैं नहीं दे रही हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं बात करता हूँ, कि अगर आप किसी भी इलाके में जाते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सही, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक्सीडेंट के, हादसात के खतरात कम होते हैं, क्योंकि जो वहाँ का लोकल बंदा होता है वो रोड से, मोड़ से या फिर किसी भी किस्म की जो ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं उससे वो वाकिफ़ है, किस तरह कहाँ ड्राइव करना है, कौन सी स्पीड से चलानी है, वो उसको मालूम है। और किसी भी शहर से आया हुआ बंदा जब KKH पे चढ़ता है या किसी भी गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी इलाके में जाता है तो वो उससे वाकिफ़ नहीं होता। एग्जैक्टली। तो जहाँ पे आपने 40 की स्पीड से चलना है वो 60 की स्पीड पे जाएगा तो जाहिर है खुदा न खास्ता हादसा रोनुआ हो जाता है। नहीं, एग्री। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोकल ट्रांसपोर्टेशन के साथ या ट्रांसपोर्टर्स के साथ आप सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आप ये जो ख़तरा है हादसा का वो माइनस हो जाता है। एग्जैक्टली। ये देखिए, ये मैं अमूमन लोग एक्साइटमेंट में अपनी गाड़ी, छोटी मेहरान गाड़ियाँ लेके भी इधर आते हैं। ये जो हमारा टॉप है, पंजराब टॉप, नहीं, बाबूसर टॉप पे ड्राइविंग इंतहाई ख़तरनाक होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, गाड़ी को सही गियर के अंदर आप चलाने की आपकी ट्रेनिंग नहीं है, तो वो बहुत नुकसान का एहतमाल होता है। और मैं ख़ुद भी यहाँ कराची में ड्राइविंग करते हुए अगर आप मुझे ये कहोगे कि अचानक गिलगित बल्तिस्तान में गाड़ी चलाओ तो मेरे लिए मुश्किल होगा और हादसात के एहतमाल, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करें, वहाँ के मुकामी ट्रांसपोर्टेशन को। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका सफ़र अच्छा होगा और दूसरा आपके उस कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे इलाके के अंदर रोज़गार आएगा, अल्लाह आपको उसका ज़रिया भी बनाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से आपकी एज ए टूरिस्ट कंट्रीब्यूशन होगी। हाँ। फिर जो तीसरी बात है, चौकिंग का जो मामला है, वॉल चौकिंग। अभी पिछले मरतबा मैंने इस पर एक मजमून भी लिखा था जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया, कि बहुत सारे लोग आके दीवारों पे, पत्थरों पे, दरख्तों पे बड़े बड़े कलर पेंट से नाम लिख देते हैं। अभी पिछले साल की ही बात है, बाबूसर टॉप पे, बल्कि खंजराब टॉप पे एक बंदे ने लिखा था, सहीब एंड मिसेस सहीब वर हियर। तो भाई आप गए हैं, आपके पास तस्वीरें महफूज होंगी, आपके पास यादें महफूज होंगी, वहाँ नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरा ख्याल है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी है, पहली बात। और इसको मैं एक इन्वायरमेंटल ऑफेंस समझता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि वो जो पहाड़ हैं, वहाँ की वो जो है, वो टूरिस्ट से हट कर वो फितरत का
कुदरत का एक हुस्न है, आप उसको बिगाड़ने का हक नहीं रखते हैं। और दूसरा ये है कि ये इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ एक ऑफेंस है। आप जब माहौल को देखो, सिर्फ दरख्त काटना ही इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ ऑफेंस नहीं है, बल्कि नेचुरल इन्वायरमेंट को तबाह करना, उसकी खूबसूरती को जो है ना बर्बाद कर देना भी एक ऑफेंस है। तो पढ़े लिखे लोग जो है ना वो इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। एंड आई होप कि हमारे लोग आज शऊर आ रहा है। आप हमारे दिलों में बसते हैं। आप जब वहाँ आते हैं हमारे इलाके में, आप अपना नाम दरख्तों पे नहीं भी लिखेंगे तो जो है ना दिलों में महफूज आपका रवैया बताएगा। बिल्कुल, आपका रवैया हमारे दिलों में महफूज होगा। अच्छा, जहाँ तक पोल्यूशन की बात की तो एक और पोल्यूशन की टाइप है नॉइज़ पोल्यूशन। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं गाड़ियों पे, भाई एक तो खिड़कियाँ शीशे खोले हुए हैं, स्पीकर्स लेके आते हैं बड़े बड़े, कुछ लोग बाज़ लोग तो गाड़ी की छतों पे रखते हैं फुल वॉल्यूम में, भाई डिस्को सॉन्ग चला दिया। ये एक इशू है। एक्साइटमेंट होती है ना, नौजवान होते हैं तो वो थोड़ा सा अपने फीलिंग का इजहार करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये नॉइज़ पोल्यूशन बीमारियों का बायस बनता है। ये आपको ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना आपका हक़ है, लेकिन नीची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना, मध्यम आवाज़ में मेरा भी हक़ है। तो आप उसको ट्रांसग्रेस ना करें, आप अपने हक़ के हद से बाहर ना निकले। ये एक डायमेंशन है जो टूरिस्ट आके करते हैं। दूसरा एक और क्रिटिकल इशू ये भी है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे रात के टाइम पे देर तक लोकल म्यूज़िक का एहतमाम भी होता है। ठीक है, शादियों के मौके पे भी, अब छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में जब डोल बजता है रात के देर तक, ठीक है, और वो किसी रूटीन के बगैर बजता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बीमार लोग उससे मुतासिर होते हैं। और आसपास जंगलों में जो जंगली हयात है, एग्जैक्टली जंगली हयात पे भी असर पड़ता है। तो दोनों तरफ ज़रूरत है कि एक तो ये जो टूरिस्ट के लिए हम ढोल बाजे बजाते हैं, इसका भी एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि अननेसेसरी हॉर्न करना, मोटर बाइक्स का जो है ना वो साइलेंसर निकाल के चलाना, या ऊंची आवाज़ में जो है ना वो म्यूज़िक बजाना, मेरे ख्याल में म्यूज़िक को नीची आवाज़ पे भी इंजॉय किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलें, थैंक यू वेरी मच करीम भाई, प्लेजर अली। तो यार इन मौज़ूआत पे जो है ना गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल ये ज़रूरी है। मतलब कुछ बातें हैं दोस्तों, आप इस चीज़ का ख्याल रखें, हम हमेशा आपको वेलकम करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन ये जो बातें जो हमने गुफ्तगू की है ना, इसका ख्याल रखेंगे तो आप, अगर जिस तरह करीम भाई ने कहा कि आप वहाँ पहाड़ों पे पत्थरों पे नाम ना भी लिखें, आपका रवैया, आपकी गुफ्तगू हमारे दिलों में रहेगी। और अगर आप गाने सिर्फ अपने लिए सुने, सबको सुनाने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी और लोग भी होंगे वो अपनी पसंद का गाना सुनेंगे, तो आप सोचिए हर बंदा अपनी गाड़ी पे, अपनी छत पे, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन उसका है, छत पे स्पीकर लगा के अपनी पसंद का गाना सुनेगा या नाच सुनेगा, जो भी सुनेगा, तो फिर मेरा ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। इन चीज़ों का आप ज़रा ख्याल रखिए। आप हमारे इलाके में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, हम आपका वेलकम करते हैं। और अल्लाह ने आपको हमारे रिज़्क़ का ज़रिया बनाया है, तो हम उसकी नाशुक्री करना नहीं चाहेंगे। हम कदरदान हैं आपके, आप तशरीफ़ लाते हैं, आप हमारे मोहतरम हैं। बस इन छोटी मोटी 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, लोकल कल्चर्स का थोड़ा सा ख्याल रखें, फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए मुकामी सेंसिटिविटीज़ का एहसास लोगों से मालूम करें, कंसेंट ले लें, और आवाज़ को थोड़ा सा कम कंट्रोल करें। और मेहरबानी करके अपने प्लास्टिक का जो थैले हैं, रैपर्स वगैरह है, उनको मेहरबानी करके अपने किसी थैले में डाल दीजिएगा। उस इलाके पे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। चले, थैंक यू जी।